आदाब अर्ज है, सत श्री अकाल, जोहार। हाउ मेनी पीपल नो जोहार? जोहार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रामलाल जी अभी गाना सुना रहे थे। आई डिडंट नो कि ये मुझे ओपनिंग मिलेगा, लेकिन मिल गया है तो मौके का फायदा नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा क्या? आंखें खोलो है ज्योतिर्मय, कर दो जगमग जीवन रे। अब ये गाना मेरे माता पिता ने भी शायद सुना था, तो नाम रख दिया जगदीप। मुझे आज समझ में आया। आई यूज्ड टू वंडर कि ये व्हाट द हेल इज हिज नेम, यू नो। बट रामलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरे नाम का मतलब बता दिया और मेरी ऐसी तैसी कर दी। तो आप लोग पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कहानियां, उपदेश, भाषण। बट आज आप लोगों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं भाषण नहीं दे सकता और मैं सिर्फ सवाल पूछता हूं। तो इसलिए सवालों के जवाब, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो सवालों के जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा। और अगर जल्दी नहीं दिया तो फिर मैं ये कहूंगा, पुराना एक जागृति फिल्म किसी को याद है? यू गाइस आर टू यंग, यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम। आई वॉज योर एज और लेस व्हेन जागृति फिल्म केम। उसमें एक गाना था, उसमें एक लाइन थी। वो लाइन ये है, अब वक्त आ गया है मेरे हंसते हुए फूलों, उठो छलांग मार के आकाश को छू लो। तो आप मेरे सवालों के जवाब जो देंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ऊपर कूदते हैं। तो पहला सवाल यह है कि सरकार कहां से आती है? ये किसने कहा पहला हमसे? वहां कहीं बोला था कोई। क्या नाम है आपका? नीलेश। तो आप सरकार कैसे बनाते हैं सर? हैं? वोट देते हैं। आप वोट सरकार बनाने के लिए देते हैं कि किसी एक व्यक्ति को देते हैं? एक व्यक्ति को देते हैं ना। वो व्यक्ति कौन होता है? नहीं, विधायक हो सकता है। वो तो अगर ज्यादा लोग वोट देंगे तो होगा, आप अकेले देंगे तो क्या होगा? वो उम्मीदवार है ना। तो रामलाल जी ने मेरे सवाल के जवाब में कह दिया था कि आप तो राजनेता बनना चाहते हैं। ये इन्होंने बहुत गलत बात कही। मेरे नाम का मतलब तो समझाया, लेकिन इससे बड़ी गलत बात हो नहीं सकती। तो वो लोग होते हैं उम्मीदवार, राजनेता बनने वाले। उम्मीदवार कैसे बनते हैं? उम्मीदवार कहां से आते हैं? हमसे? किसने कहा हमसे? तो आपने कभी आज तक यह डिसाइड किया है कि आपका क्या नाम है? कि राशिका उम्मीदवार होनी चाहिए? आपसे थोड़ा ही पूछ रहा हूं सर। आपने कभी डिसाइड किया कि राशिका उम्मीदवार होनी चाहिए? नहीं किया ना। ये डिसाइड किया कि मनीष जी उम्मीदवार होने चाहिए? रामलाल जी ने तो कहा था, एक इशारा किया था मेरी तरफ, लेकिन वो भी नहीं चला। तो उम्मीदवार कौन बनाता है? पार्टी। पैसा सिर्फ नहीं बनाता, हर अमीर आदमी को टिकट नहीं मिलता। इंडिपेंडेंट, बड़े किसने कहा इंडिपेंडेंट? अरे वाह, नहीं, इसको ये बात इन्होंने ठीक कही है। उम्मीदवार, सॉरी, इंडिपेंडेंट लोग उम्मीदवार बन सकते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सोचेंगे तो उम्मीदवार को एमपी एमएलए बनना बहुत मुश्किल है। पहले बनते थे। दी नंबर ऑफ पीपल, जो जितने लोग उम्मीदवार खड़े होते हैं इलेक्शन में, वो तो बढ़ रहा है नंबर, वो अच्छी बात है। लेकिन जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं वो लगातार कम हो रहा है। आजकल तो पार्लियामेंट है, उसमें 3 या 4 हैं उम्मीदवार इंडिपेंडेंट। एक जमाने में, आपको याद नहीं होगा, आप तो बहुत कम उम्र के हो, छत्तीसगढ़ में, नहीं, ये झारखंड में 4 उम्मीदवार लोगों ने सरकार बनाई थी, इंडिपेंडेंट लोगों ने सरकार बनाई थी, क्योंकि पार्टियां आपस में लड़ रही थी।
वही एक 4 बचे थे, लेकिन फिर वो भी उनमें से भी सबसे बड़े बेईमान निकले। तो इंडिपेंडेंट को छोड़ दीजिए, विद योर परमिशन, पार्टी उम्मीदवार बनाती है। आपको क्या नाम था, नीलेश जी को, आपको एक लिस्ट मिलती है, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 100। उस लिस्ट में से हमें चुनना पड़ता है कि इनमें से किसको हम अपना एमपी एमएलए बनने के लिए वोट दें। इस जो मैंने अभी थोड़ी देर में आपसे बात की, उसका ये अंग्रेजी में सारांश है, और शंकर जी समझ जाएंगे मेरी बात को, क्योंकि मैं और वो बहुत दिनों से एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, कि दी चॉइस ऑफ ए वोटर इज प्री कॉन्स्ट्रेन्ड by the choices made by a set of political parties। एक नागरिक का वोट देने का अधिकार सीमित है, और वो सीमा तय करते हैं सारे के सारे राजनीतिक दल मिलके। स्टेटमेंट नंबर 1, ये याद रखना है, बाद में इसके बारे में टेस्ट होगा। मैं पहले पढ़ाता था तो मेरी आदत है ये सब करने की। So statement 1, the choice of a voter is pre-constrained by the choices made by a set of political parties। और मैं अब वकील भी हूं तो मैं जरा अपने शब्द चुन के बोलता हूं। Choices made by a set of political parties। अच्छा जी, आप बन गए, राशिका बन गई एमएलए, एमपी भी बना देते हैं आपको। तो ये बन गई एमपी एमएलए, और एक पार्लियामेंट या असेंबली में बिल आया कि वो ट्रिपल तलाक को बंद करने का बिल आया। तो राशिका, सॉरी, मैं इस मामले में जरा कमजोर हूं। तो राशिका जी उसके फेवर में वोट करेंगी या उसके विरुद्ध वोट करेंगी, ये आपको है अधिकार फैसला करने का। अरे मैं उनसे पूछ रहा हूं, सब लोग नहीं कर रहे। हम लोग, इस देश में बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग दूसरों को सलाह देते हैं। सुबह से शाम तक एवरी पर्सन इन दिस कंट्री कम से कम 10 दफा कहते हैं कि प्रधानमंत्री को यह करना चाहिए। शाम को 5 बजे उनसे पूछोगे आपने अपने काम में क्या किया, तो ऐसे करते। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं, सर तो आपको अधिकार है ये फैसला करने का? नहीं है ना? क्यों नहीं है जी? आपको हमने चुना है, हमने आपको अधिकार दिया है, हमने आपको वहां बिठाया है, आपको क्यों नहीं है अधिकार? पार्टी का व्हिप। व्हिप को, शंकर जी, व्हिप को हिंदी में क्या कहते हैं? ये देखिए, पार्टी का व्हिप तो बड़ा रिस्पेक्टेबल शब्द है, चाबुक। तो पार्टी के पास चाबुक है। सो स्टेटमेंट नंबर 2, द चॉइस ऑफ ए सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव is completely controlled by the political party to which he or she belongs। सही है कि गलत है? स्टेटमेंट 1 क्या थी? हाँ, एक बोलेगा। प्री कॉन्स्टेंट, आप भी तो वकील है ना। प्री कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट में अंतर है। कौन से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में है ये, मुझे भी नहीं पता। सो द चॉइस ऑफ ए वोटर इज प्री कॉन्स्टेंट बाय द चॉइसेस मेड बाय ए सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेटमेंट 2, द चॉइस ऑफ ए सो कॉल्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव is completely controlled by the political party to which she or he belong। ठीक है ना? दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, फिर बताइए नीलेश, फिर बताइए सरकार कहां से आती है सर? वो कौन है? वो कौन है जिनसे आती है?
यानी सारी रात रामायण सुनी और सुबह कहते हैं राम कौन नहीं है, सीता किसका बाप था। भाई सीताराम भी तो होता है, सीता किसका बाप था। नीलेश जी, अगर मैं कहीं और होता कहता जरा नीचे आओ बेटा। सो वेयर डज गवर्नमेंट कम फ्रॉम? पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव बीन, ये हमें 77 साल से या 75 साल से ये हमें एक सिखाया गया है कि हम सरकार को चुनते हैं। जब मैंने पहली बार ये सुना था, मैं बचपन से ऐसा खराब नहीं था, मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी, रेलवे में नौकरी करता था, फिर मैं पब्लिक सेक्टर में इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फिर मैं पीएचडी करने विदेश चला गया, फिर मैं आके प्रोफेसर बन गया एक ऐसी जगह में जहां ब्रिज कोठारी जैसे लोग भी थे। तो बड़ी जबरदस्त मेरी जिंदगी थी। फिर मुझे ये बीमारी लगी कि ये क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगी, लगी किसी और को थी, उस सज्जन ने मुझे लगा दी। मैंने उसको 2-3 महीने कहा कि यार छोड़ो, ये हमारा काम नहीं है। और ये मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि मनीष ने कहा था कि दी सेशन इज कॉल्ड हेल्दी डेमोक्रेसी एंड मी। इसीलिए मैंने अपना नाम भी समझाया था आपको पहले। देयर इज इंस्ट्रक्शंस, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा, मैं कठपुतली हूं सर। तो देश के हम सरकार चुनते हैं, ये हमको घुट्टी पिलाई गई है। और जब मैंने पहली बार ये सुना था, मैं बहुत खुश हुआ था। मुझे लगा कि कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी का भारत के जनमानस में इतना गहरा चला गया है कि मैंने ये सवाल बड़े बड़े अमीर आदमियों से पूछा, कंपनियों के मालिकों से पूछा, बड़े बड़े सरकारी अफसरों से पूछा, सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़े बड़े प्रोफेसरों से पूछा, स्टूडेंट से पूछा, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बच्चों से स्कूल में पूछा, गरीबों से पूछा। जहां देखो पूरे हिंदुस्तान में लोग कहते हैं कि हम सरकार चुनते हैं। एंड नीलेश, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर परहैप्स नॉट, नो, यू आर एक्चुअली रॉन्ग, बट यू आर नॉट अलोन, यू हैव अ लॉट ऑफ कंपनी। सो ये हमको समझा रखा है कि हम सरकार चुनते हैं, लगे हुए हैं हम, हर 5 साल में 2 सरकार चुन लेते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज इन आवर डेमोक्रेसी। कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान, इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। मैं भी विदेश में जाता हूं तो कहता हूं इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, कहना पड़ता है। लेकिन वी हैव अ डेमोक्रेसी, देन what are the pillars of democracy? Who uphold democracy? इलेक्शन कौन कंटेस्ट करता है? पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर सपोज टू बी द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने एक दफा टेलीविजन डिस्कशन में कह दिया था कि हमारा लोकतंत्र खोखला है, क्योंकि जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है। तो लोगों ने कहा कि आपको देश को बदनाम कर रहे हो, डेमोक्रेसी को बदनाम कर रहे हो। उस वक्त तक एंटी नेशनल वाज नॉट इन फेवर, तो किसी ने कहा नहीं, पुरानी बात है। सो आई ऑफन सेड आवर डेमोक्रेसी इज हॉलो बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट डेमोक्रेटिक। एंड इट इज नॉट ओनली मी, द लॉ कमीशन कह चुका है 1999 में कि जब तक राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाएगा, हम ये नहीं कह सकते कि देश में लोकतंत्र है। तो ये तो थी हेल्दी डेमोक्रेसी। अब ये भी कहा गया था डेमोक्रेसी एंड मी, थोड़ा बहुत तो मी मैंने बता दिया आपको, बाकी बताएंगे। कहां गए मेरे दोस्त? वो बाहर घूम रहा है ना, आज वो बड़ा बढ़िया कुर्ता और वो पहन के आया है, हैं? हाँ, वो पहले उसको तो गाली दे लूं। हाँ, ये ओ सॉरी लग गया। इसको आप लोग पढ़िए। और ये यहां बैठा है, कोई बात नहीं।
मैं तेरे कपड़े उतरवाऊंगा नहीं। ये पढ़िए जरा, somebody will read it aloud. Who thinks he or she has a loud voice? बोलो भाई। Democracy involves hardship. The hardship of the unceasing responsibility of every citizen. Of every Citizen. who? अच्छा, ओके, चलो आगे। Where the entire people do not take a continuous and considered part in public life, there can be no democracy in any meaningful sense of the term. Democracy is always a beckoning goal, not a safe harbor. For freedom is an unremitting endeavor, never a final achievement. ठीक है क्या गलत है? बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलती नहीं है। इतने वकील बैठे हैं, कोई गलती तो निकालो यार। अच्छा चलो जी, अगला सेंटेंस आप ही पढ़िए सर। That is why no office in the land is more important than that of being a citizen. ये लाल में है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे लाल में क्यों है। और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि दिस इज व्हाट दिस वर्क इन डेमोक्रेसी हैज डन टू मी। इसने मुझे नागरिक बना दिया। पहले मैं अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, अच्छी खासी नौकरियां कर रहा था, मैंने कई नौकरियां की, कई जगह से निकाला गया। लेकिन नागरिक होने का जो एहसास है वो मुझे इस काम में आया कि नागरिक होने का यह मतलब नहीं है कि मैं देश का, आई एम बीइंग नाउ गोइंग टू बी अ लिटिल मिसोजिनिस्टिक, कि मैं देश का दामाद हूं, मेरे लिए सब कुछ हाजिर होना चाहिए, ये करो, ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई साहब, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं नहीं कर रहा। मेरे एक दोस्त है शैलेश गांधी, वो आरटीआई में काम करते हैं। उनके वो ईमेल सिग्नेचर के नीचे, नाम के नीचे लिखा हुआ है, मेरा भारत महान नहीं है। उसके नीचे लिखा है, लेकिन ये मेरा दोष है। दिस इज, आई मीन आई टेल शैलेश के यार तू अपने आप को बड़ा फन्ने का समझता, इतना दोष है तेरा? कहता हां मेरा है। सो हम लोग, और जो कहा गया था कि हम चुनते हैं सरकार को, वो ठीक है, लेकिन हमें उसकी अंदरूनी बारीकियां पता नहीं है कैसे चुनाव होता है। वो हम लोग उसमें डूबे हुए हैं, इतने डूबे हुए हैं कि और कुछ दिखता ही नहीं है। और ये चुनाव, ये जो मैंने कहा था कि हमको ये सिखाया गया है कि हम सरकार चुनते हैं, इस पे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया विच आई वाज नॉट प्लानिंग टू शेयर। मैं एक दफा झारखंड गया था। कितने लोगों को पता है पत्थलगड़ी के बारे में? ये तो बड़े अफसोस की बात है। आई थॉट इस ग्रुप में तो ज्यादा लोगों को पता होना चाहिए। आप बताएंगे पत्थलगड़ी क्या है? हाँ हाँ हाँ, oh, thank you. And what they did was, they took the constitution and the preamble, and they made blocks of stone, which is the patthar of it, and they wrote the preamble there and said that we get rights to this land from this very stone. And because of this, you cannot take this right away from us. So, thank you. Wonderful. What is your name? Sir, Othreo. है? Othreo. ओथ्रेओ? Yes, sir. ओथेलो तो नहीं है ना? मम्मी पापा ने उधर ही गलती कर दिया, वही रखना चाहिए था। वो आपने सुना है कि ज्ञानी जैल सिंह एक इंटरनेशनल शेक्सपियरियन फेस्टिवल में गए थे, तो वहां लोगों ने कहा कि इन माई कंट्री सो एंड सो प्ले इज वेरी फेमस। तो जैल सिंह जी ने कहा, जी हाउ मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी? यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट, इफ यू डोंट प्लीज से। तो ज्ञानी जैल सिंह सेड, अच्छा कि हमारे देश में तो शेक्सपियर बहुत दिनों से पॉपुलर है। उसने कहा कहां? कह लगे पंजाब में तो रोज होता है। उसने कहा क्या होता है? कहता जी हमारा वो प्ले है, उसका नाम है ओथेलो। तो थैंक यू ओथेलो।
the movement is Schedule 5 and 7 of the Constitution have provisions for tribal lands, where the land ownership is collective by the community, not individually owned. तो वो collective उनके rights बहुत ज्यादा हैं. And unless the president or the governor specifically revoke them, they have full rights. तो उस चक्कर में ये पत्थर इज स्टोन, घड़ी इज गाड़ा हुआ. तो उन्हें पत्थर पे वो शेड्यूल 5 और 7 के प्रोविजन खोद के डाल दिए थे गांव के बाहर, यू कांट एंटर आवर विलेज. और फिर पुलिस गई बंदूकें लेके, और वो ट्राइबल तीर कमान लेके, आमने सामने लोग मरे, बहुत से केसेस हुए, बड़ा ड्रामा हुआ. सो मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ और झारखंड गया हुआ था, तो मैंने कहा पत्थलगढ़ी गांव में जा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ. तो एक गांव में गए, हम लोग 3-4 लोग थे. तो 2 नौजवान मिले. ऑब्वियसली वो नहाए नहीं थे कई दिन से, उनके कपड़े वो वेस्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे, कपड़े फटे हुए गंदे. तो मैंने एक लड़के से पूछा, मैंने वो पत्थरों की तरफ इशारा करके मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा इन पत्थरों पे संविधान के 5वें वो जो हिंदी वर्ड है शेड्यूल का, उसका प्रावधान लिखा हुआ है. तो पहले तो उसकी हिंदी सुन के मैं घबराया, फिर वो समझने के बाद मैंने कहा ये आपने कब लिखा था? कहता ये पिछले साल लगाया था. तो मैंने कहा संविधान तो 70 साल से चल रहा है, पिछले साल ऐसा क्या हुआ कि ये लगाया आपने? देन दैट यंग मैन सेड कि 70 साल से संविधान हमसे छुपाया जा रहा था. दैट लेसन माय फ्रेंड्स आई हैव नॉट फॉरगॉटन. इट्स बीन मेनी इयर्स. तो जैसे हमसे संविधान छुपाया जा रहा था और अभी भी छुपाया जा रहा है, वैसे ही हमसे छुपाया जा रहा है कि इलेक्शन कैसे होता है, कौन चुनता है. सो सिटीजन हम लोग, अब वो मेरा बायोडाटा पढ़ रहे थे भाईजान, मैंने कहा उनको मना किया. तो पहला सेंटेंस वो आप इसमें प्रोफाइल में भी है, आई एम नाउ ए कंसर्न्ड सिटीजन. सिर्फ सिटीजन होने से काम नहीं चलता. You have to be alive, aware, active and concerned. अब वो क्या कहानी है, वो तो there is also some discussion on what is called education for citizenship. वो नहीं है हमारे देश में. सिविक्स में मुझे आज से 2000 साल पहले पढ़ाया गया था कि हमारे लोकसभा में 543 सदस्य हैं. अबे हैं 543, अगर 520 होते या 630 होते तो मुझे क्या फर्क पड़ता. लेकिन संसद सदस्य क्या होता है, उसका क्या काम है, वो क्यों होता है, वो सब कोई नहीं बताता. अभी तक भी नहीं बताता. हम सोचते हैं संसद सदस्य हमारे बच्चे का एडमिशन करा दे अच्छे स्कूल में, वो टेलीफोन का कनेक्शन तो आजकल मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था, और गैस का कनेक्शन ये सब करवा दे संसद सदस्य, उसका ये काम है. ये नहीं है उसका काम. तो हमें अपने नागरिक होने की जिम्मेदारी समझेंगे तभी डेमोक्रेसी हेल्दी होगी. तो so much so for healthy democracy and me. Now let me come to the organization I work for, or work with rather, Association for Democratic Reforms. उसकी कहानी 1999 में शुरू हुई थी. हमने पहली PIL फाइल की थी कि भाई जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होते हैं वो अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड जरा बताएं कि उनके खिलाफ कितने केस है. तो वो खैर हुआ किस्सा, वो हाई कोर्ट मान गई. सरकार ने हाई कोर्ट के खिलाफ अपील, जजमेंट के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में. कैन यू इमेजिन? एंड ऑल पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइंट. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया said in the court that this is something which the judiciary cannot do, it is legislative prerogative. और उप प्रधानमंत्री जो उस समय देश के थे, उन्होंने टेलीविजन पे कहा कि वो लोग हमें जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए. ये उप प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पे कहा. हम तो बड़ी छोटे लोग हैं, उस वक्त भी मैं को बात नहीं सुनता था, अब भी नहीं सुनता, लेकिन हमने जवाब ये दिया कि आप तो इलेक्शन लड़ते हैं सर, हम इलेक्शन में वोट देते हैं. अगर वोट देने वाले ना हो या ना वोट दें तो आप इलेक्शन कहां लड़ेंगे. तो कहने का मतलब यह है कि नागरिक का भी राजनीति पे अधिकार है. पर्सनल इज पॉलिटिकल. वो भाग गए रामलाल जी, ये अच्छी कहानी है. वो शंकर जी भी भाग गए, देखूंगा दोनों को बाद में. तो पर्सनल इज पॉलिटिकल.
वी हैव ए स्टेक इन डेमोक्रेसी. जब उन्होंने ये कहा तो मुझे एक हाउ मेनी पीपल आर फेमिलियर विद उर्दू एंड शायरी? एनीवे, एक शायर हुआ करते थे कमर महेंद्र सिंह बेदी. किसी ने नाम सुना है? जैसे कि उनका नाम है कमर महेंद्र सिंह बेदी, सरदार थे. वो कहते हैं खुद कि मैं गुरु नानक की 16वीं पुश्त हूं. वो बेदी लोग अपने आप को गुरु नानक के वो मानते हैं, डिसेंडेंट. तो दुबई में एक मुशायरे में उन्होंने ये शेर कहा, मुझे भी याद आ गया इसी बात पे, कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं. दिस यू ऑल अंडरस्टैंड. सबको इश्क की बीमारी है या हो चुकी है. इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहब्बत पे इजारा तो नहीं. ये दुबई में सरदार जी ने कहा. तो उप प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, वो अपने आप को समझते हैं मुसलमान और इलेक्शन को समझते हैं मोहम्मद. उनका भी इलेक्शन पे कोई मोनोपोली नहीं है सर, हमारा भी कुछ दखल है. इश्क हमें हो ना हो, लेकिन इलेक्शन से हमें देना लेना है. सो एज सिटीजन्स, सो वो एडीआर का वो हो गया. जब वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा नहीं ठीक है ये करो. इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसको 3 महीने में कर दो. तो खैर वो इलेक्शन कमीशन ने, हाउ मच टाइम डू आई हैव? ओप तेरी की. तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं आप करो. हुआ ये कि जब इलेक्शन कमीशन ने इसको इंप्लीमेंट किया तो एक 22 पॉलिटिकल पार्टियों की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जिसमें फैसला हुआ कि ये नहीं होने देंगे और लॉ बदल देंगे. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड कर दिया यूनानिमसली पार्लियामेंट में. We went back to the Supreme Court saying that amendment was unconstitutional. And the Supreme Court said, yes, it was unconstitutional. That is how the affidavits came into being, which we all are familiar with, I suppose. Subsequently, we've been involved with several other public interest litigations, the latest being appointment of election commissioners, in which the Supreme Court gave a judgment, and the government is in the process of making a law exactly opposite of that. We will go back to the court once the law is enacted. I am sure most of you know about electoral bonds. We were the prime petitioners, uski bhi judgment reserved hai. This is what ADR has been doing. But when I say I am a concerned citizen as a result of what ADR and democracy have done to me, I am a petitioner in the Bilkis Bano case, with 14 people who have been released, that they should be sent back. And since I'm advertising myself, let me say that there are 4 petitions, and there are 12 women, and there's only one man, whose name is? Anyway, that apart, yeah, this is. But I would leave you with this thought that electoral reforms are a very complex stuff, because it takes you into all kinds of, and anything is complex if you go deep into it. So we are working for electoral reforms. We have about 1,000, 1,200 associates in various states under the banner National Election Watch, which is a non-registered, non-corporate, it is an informal coalition of these organizations. We look for that, and we want to spread this word as far as possible. One thought which occurred to me today is that I could recommend to you guys, if somebody wants to start lawyers for electoral reforms, you are welcome to do that. Ye kisi ka copyright nahi hai. I have often suggested to people to set up something called Youth for Electoral Reform. And I am an age discriminator, so I said nobody above 35 should be allowed in that. Some people protested, and now I have moderated my stance to say 40 से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए. तो मुझे लोग ये भी कहते हैं कि साले तुम तो 40 से और 10 दफा ऊपर हो, तो तुम होते कौन हो ये कहने वाले. But I think there would be value if youth got together to push for electoral reforms. But the key thing is in a non-partisan and transparent way. ADR में अगर कुछ है तो ट्रांसपेरेंसी और नॉन पार्टिजनशिप है, इंटेग्रिटी.
we are hated by all political parties. Our offices have been burgled. कंप्यूटर की हार्ड डिस्क चोरी होती है और कुछ नहीं होता चोरी. My personal income tax has been scrutinized 3 times. But एक तो नॉन पार्टीजन रहना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है, किसी को अपोज नहीं करना है. एज ए ऑर्गेनाइजेशन, ADR is non-partisan. I may or may not be. Each of us has our own personal is political. Ramlal ji aa gaye wapas. So, if there is something called Youth for Electoral Reforms or Lawyers for Electoral Reforms, I would recommend, I am nobody to say, I would recommend it be fiercely non-partisan. Because that is the strength if you want to work in this area. Thank you very much.